शुरू करते हैं। देखो यार, अब अपन ना चैप्टर 1 to 6 एक वन गो में खत्म करेंगे, ठीक है। ये इतने मतलब 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं 1 to 6 पे। पर इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये बहुत सिंपल कहा है। अभी तक तो आपको मैं याद करने के तरीके बता रहा था, अब आपको बस कहानी के जैसे सुनना है चुपचाप, और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मोर्टेलिटी। देखो मोर्टेलिटी में टी आ रहा है, टी से टपक गए, ठीक है, टपक गए, यानी डेथ, मरने की कितनी चांसेस है। अगर 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में से अगर 5 लोग मर रहे हैं तो मेरी मोर्टेलिटी रेट कितनी होगी, 5। ठीक है। तो मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, टी आ रहा है ना, टी टी से टपकने के ऊपर हो जाता है, ठीक है। मोर्टेलिटी टेबल को ही लाइफ टेबल बोला जाता है। मोर्टेलिटी टेबल को ही लाइफ टेबल बोला जाता है कि हर एज पे कितने लोग मर सकते हैं उसकी संभावना, हर एज पे कितने लोग मर सकते हैं उसकी संभावना। जो एक्चुअल होता है मेरा, वो इसी टेबल के बेसिस पे ही प्रीमियम डिसाइड करता है। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मोर्टेलिटी टपक गए, ठीक है। फिर आता है मॉर्बिडिटी। ध्यान रखना यार, ये कंफ्यूज कर देते हैं ये दोनों, मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, इसलिए मैंने कोशिश करी है सिंप्लीफाइड करने की। मॉर्बिडिटी में बी आ रहा है, बी से बीमारी, ठीक है। मोर्टेलिटी में टी आ रहा है, ट मोर ट टपकने की रेट। मॉर्बिडिटी में बीमारी, बीमारी होने की जो रेट होती है उसको बोलते हैं ये। तो एक पूरे ग्रुप में कितने लोग बीमार पड़ सकते हैं, उस चीज की जो परसेंटेज, उस चीज की जो संभावना होती है उसको बोलते हैं अपन मॉर्बिडिटी रेट, ठीक है। तो ओल्ड एज में मॉर्बिडिटी रेट ज्यादा होती है, एग्जांपल के जैसे, ठीक है। मॉर्बिडिटी रिस्क, अगर व्यक्ति के बीमार होने के चांसेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा चांसेस है, तो रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, तो फिर इससे अपन बेसिकली देखते हैं कि यार कौन सा क्रिटिकल, अगर मान लो मैंने कोई पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान लिया, तो फिर हेल्थ राइडर या क्रिटिकल इलनेस राइडर लू देंगे नहीं देंगे, वो मॉर्बिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर बीमारी ज्यादा लोगों को हो रही है तो अंडरराइटर चेक कर देगी, मतलब अंडरराइटर या एक्चुरियल वगैरह ये सब पूरा चिट्ठा देख के बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज तो ये है टी, मॉर्टिलिटी में टी आ रहा है, टपक के मरने की रेट होती है, और मॉर्बिडिटी में बी आ रहा है, यानी बीमारी की रेट होती है। ध्यान रखना, ये मेन यही चीज पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिस्क, रिस्क के टाइप क्या क्या होते हैं यार, देख लो यार ये भी तो, ठीक है। अगर परफेक्ट है, सब कुछ बढ़िया है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिस्क, यानी हेल्दी है बंदा, बिल्कुल हेल्दी है, कोई नॉर्मल रिस्क है, बिल्कुल नॉर्मल प्रीमियम लिया जाएगा। अगर उसके साथ कोई हेल्थ इश्यू है, मान लो डायबिटीज है, या फिर मान लो बीपी है, या कोई भी इस तरह का कोई रिस्क है, तो वो सब स्टैंडर्ड रिस्क में आता है। हेल्थ इश्यू है या रिस्क है तो फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा इन बीमारियों की वजह से, ठीक है। डिक्लाइन रिस्क पक्का पता है कि डिक्लाइन हो गई, कर देंगे कि अगर भाई ये आपको 10,000 बार बता चुका हूँ, सीएडी, डायबिटीज और सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या इशेमिया भी बोलते हैं जिसको, अगर ये दोनों इकट्ठे हो रखे एक बंदे को, डायबिटीज, तो अपन सीधे क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, तो फिर डिक्लाइन रिस्क बोल जाता है इसको, ठीक है। प्रिफर्ड रिस्क, बहुत ही हेल्दी पर्सन है यार, बीएमआई सब मेंटेन कर रखा है, और एकदम फिट है, एकदम योगा वोगा सब करता है, सब कुछ करता है, ठीक है। तो उसको अपन हो सकता है डिस्काउंट भी दे दे, ठीक है। एज भी बहुत कम है भी बहुत अच्छा, ठीक है। मतलब ये मान लो अच्छा इन द सेंस 10-12 साल का, 15 साल का बंदा है, एक्सरसाइज करता है, सब कुछ करता है, और वो ले रहा है टर्म इंश्योरेंस, उसकी मरने की संभावना कम है ना यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन इस पे बन जाता है, रिस्क के टाइप, ओ बेस्ड ऑन टाइम के बेसिस पे। अब देखो समझने की कोशिश करना, कांस्टेंट रिस्क मतलब मैं शुरू से लेके एंड तक मुझे पूरे टाइम एक ही बराबर पैसा देना पड़ेगा। शुरू जब मैंने जिस टाइम पे लिया उस टाइम पे भी उतना पैसा, एंड जब खत्म हो रही है पॉलिसी उस टाइम पे भी उतना प्रीमियम देना पड़ रहा है। इंक्रीजिंग रिस्क में क्या होता है यार, देखो इंक्रीजिंग रिस्क में क्या होता है कि मान लो जैसे एक बंदा है, उसको डायबिटीज है ना। अब मेरे को पता है कि यार डायबिटीज का मतलब है कि अभी डायबिटीज है, हो सकता है डायबिटीज से रेटिनोपैथी हो जाए, हो सकता है डायबिटीज से न्यूरोपैथी हो जाए, नेफ्रोपैथी हो जाए, मतलब अलग अलग बीमारियां हो सकती है ना यार, चांसेस है। तो डायबिटीज इकलौती एक ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर अपन रिस्क आगे जाके भविष्य में बढ़ सकता है। तो बोलेंगे अपन यार देखो हम अभी तो आपसे 100 रुपए लेंगे, ठीक है, अभी तो आपसे 100 रुपए लेंगे, बट डायबिटीज ऐसी बीमारी है जिससे बहुत मतलब बीमारियां हो सकती है, तो आगे जाके हम रेट बढ़ा देंगे अपने, इंक्रीजिंग रिस्क कर देंगे। तो यानी इंक्रीजिंग रिस्क यानी भविष्य में पैसा बढ़ा देंगे। रिस्क एज के साथ बढ़ता है, जैसे डायबिटीज हो गई, बीपी है, मान लो किसी को बीपी है ना, तो अभी तो चलो आपको बीपी के हिसाब से हम ले रहे हैं, पर हो सकता है बीपी से लिंक क्या होता है, हार्ट की बीमारियां हो सकती है, अटैक आ सकता है आपको। तो हो सकता है हम अभी तो हम आपसे कम पैसा ले रहे हैं, आगे जाके हम आपसे ज्यादा पैसा लेंगे। तो इंक्रीजिंग रिस्क में शुरू में कम पैसा लिया जाता है, बाद में पैसा बढ़ता है। डिक्रीजिंग रिस्क में शुरू में ज्यादा लिया जाता है, डिक्रीजिंग है यानी शुरू में कम, जो इंक्रीज हो रहा है यानी कम ले लेंगे, उल्टा कर दो बस। डिक्रीजिंग है यानी स्टार्टिंग में कम, अब देखो डिक्रीजिंग है यानी स्टार्टिंग में ज्यादा, सॉरी। जैसे मान लो किसी को टीबी है ना, अगर मेरे को किसी को टीबी है तो शुरू में बोलेंगे हम आपसे 200 रुपए ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है 6 महीने बाद आपकी टीबी सही हो जाए दवाई खा के, तो बोलेंगे आप 6 महीने बाद फिर से एनालाइज कराएंगे, अगर आप सही हो गई तो हम आपको पैसे कम कर देंगे, 100 रुपए कर देंगे। तो ये डिक्रीजिंग रिस्क है, यानी जिस टाइम पे पॉलिसी ले रहे हैं उस टाइम पे रिस्क है,
जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो बीमारी सही होने की संभावना है तो हम पैसे कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे हम उसको, उस रिस्क, उस अमाउंट को। ठीक है। तो इंक्रीजिंग रिस्क में क्या होता है, शुरू में कम ले, इंक्रीजिंग रिस्क में स्टार्टिंग में कम लिया जाता है, बाद में बढ़ जाता है। इसका एग्जांपल कौन सा है इंक्रीजिंग रिस्क के, डायबिटीज या बीपी। डिक्रीजिंग रिस्क में शुरू में ज्यादा लिया जाता है कि हाँ भाई अभी बीमारी हो रखी है इस बंदे को, बाद में भाई कम होने की चांसेस है। ठीक है। ये पूरा अपन ने समझ लिया, ये यही चीज है। ये आपको एग्जांपल मैंने बता दिया था कि मान लीजिए हो सकता है किसी को टीबी है ना। तो अगर उस बंदे को टीबी है तो स्टार्टिंग में अपन बोलेंगे कि हाँ यार अभी हम आपसे ज्यादा पैसा ले लेते हैं, बाद में हो सकता है हम आपसे कम कर दें। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये यार एक्सक्लूजन क्या होता है, कि देखो यार क्या होता है, कभी कभी ना कुछ चीजें पॉलिसी वाले हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन, कि हाँ भाई अगर आपने पहली बार में पहले साल में सुसाइड कर लिया या वॉर पे चले गए तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। स्पेसिफिक एक्सक्लूजन, मान लो आपको हम प्रपोजल फॉर्म में बता रहे हैं कि देखो भाई आप ना, हम आपको पूरी पॉलिसी दे रहे हैं, टर्म पूरा कवर कर रहे हैं, पर आप है ना क्या बोलते हैं स्कूबा डाइविंग नहीं करोगे, ये उसको, या फिर डीप सी डाइविंग नहीं करोगे भाई, पानी के अंदर चलोगे चले गए। ठीक है, ये सब हम एक्सक्लूजन कर रहे हैं, हम पहले ही बता देते हैं। टेम्पररी पोस्टपोनमेंट मतलब हम डिले कर देते हैं कि यार देखो अभी इस बंदे को टीबी है तो अभी हम पॉलिसी नहीं दे रहे, 6 महीने बाद आप आना, 6 महीने बाद हम आपको देखेंगे, चेक करेंगे, अगर टीबी सही होगी तो हम आपको दे देंगे। ठीक है। परमानेंट डिक्लाइन, कि भाई आपको सीएडी प्लस डायबिटीज दोनों है, हम तो नहीं दे सकते भाई, रिजेक्ट। ठीक है। लीन, लीन क्या होता है यार, लीन भी 2 कड़े का टॉपिक है, सुन लो क्या होता है। लीन का मतलब होता है भाई बेसिकली पॉलिसी एक्टिव है। ठीक है। अब देखो वही लीन मतलब डिक्रीजिंग रिस्क वाला, कि हाँ भाई मान लो आपको आपको डिक्रीजिंग रिस्क में क्या बोलता है, क्या जाता है कि हाँ भाई पहले पैसे ज्यादा ले लिया जाता है, शुरू में पैसे ज्यादा ले लिया जाता है और फिर बाद में धीरे धीरे टाइम के साथ कम किया जाता है। तो मतलब मान लो अभी आपको, आप पॉलिसी लेने गए और आपको डायबिटीज है ना, तो बंदा बोलेगा चलो यार आपको डायबिटीज है, आपको पॉलिसी कितने का कवर चाहिए, आपको चाहिए 10 लाख का कवर, है ना। वो बोलेगा देखो यार अगर आप, हम आपको दे देंगे, पर अगर आप मान लो पहले साल में मर गए तो हम आपको 3 लाख रुपए देंगे, दूसरे साल में आप मर गए तो हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। जैसे देख रहे हो टाइम के साथ बढ़ रहा है, तीसरे साल तक अगर आप जिंदा रह गए तो हम आपको 10 लाख रुपए पूरा कवर दे देंगे। तो ये होता है लीन, पॉलिसी एक्टिव है पर पूरा बेनिफिट नहीं मिलता, पॉलिसी एक्टिव है पर पूरा बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है। अच्छा एक इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि चलो आपने 10 लाख का दिए और मुझे बोनस चाहिए 1 लाख रुपए का, ये भी मैंने ले लिया विद बोनस करके। तो अगर आप पहले साल में मर गए तो 3 लाख तो मिलेगा, ठीक है, पर बोनस पूरा मिलता है, बोनस पे कोई रोक टोक नहीं रहती है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना। लीन, लीन का मतलब, लीन बेसिकली अपन डिक्रीजिंग रिस्क जैसा भी कह सकते हैं कि हाँ भाई शुरू शुरू में मतलब जैसे डिक्रीजिंग रिस्क में होता है ना, शुरू में पैसा ज्यादा ले लिया फिर कम कर देते हैं अपन, वैसे ही शुरू में अपन यहाँ पे प्रीमियम जो अमाउंट अपन को मिलना चाहिए वो मिल रहा, टाइम के साथ अपन को ज्यादा मिलेगा। ठीक है। तो बस ये चैप्टर खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ एमसीक्यूज जो बुक्स वगैरह में दिए हुए हैं, अच्छे एमसीक्यूज। अगर एक कोई इंडिविजुअल है और उसको मोर्टेलिटी जो है, मोर्टेलिटी मतलब टपकने की देर ज्यादा बहुत ज्यादा डेविएट नहीं कर रही मोर्टेलिटी टेबल के हिसाब से, मोर्टेलिटी टेबल को एक्चुरियल टेबल भी बोलते हैं, है ना, उसके हिसाब से ज्यादा डेविएट नहीं करी, तो उसको कैसे प्रीमियम देंगे, अपन स्टैंडर्ड प्रीमियम रखा जाएगा उसको। दैट इज द फ्रीक्वेंसी विद विच अ डिजीज, कोई बीमारी, बीमारी यानी मॉर्बिडिटी, बीमारी देख लो, बी वाली कहाँ दिख रहा है, बॉम्बे। अच्छा फ्रीक्वेंसी दिख रहा है ना, तो रेट को पकड़ना, यहाँ पे रिस्क भी दे रखा भाड़ में, फ्रीक्वेंसी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, मॉर्बिडिटी रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग रिस्क एसोसिएटेड विद इन इंडिविजुअल, एक सेकेंड ना, हाँ, इंडिविजुअल इज हाई एट द टाइम ऑफ इनिशियल अंडर राइटिंग। देखो शुरू शुरू में बहुत ज्यादा हाई रहता है, बट धीरे धीरे शुरू में हाई, शुरू में ज्यादा ले रहे हैं बाद में कम कर रहे हैं, कौन सा है, डिक्रीजिंग रिस्क। विद प्रॉफिट, अगर लीन के साथ क्या बोलते हैं, मैं बोनस का रख रहा हूं तो क्या होगा, पूरा पैसा मिला जाएगा, पूरा पैसा दे दिया जाएगा, फुल बोनस। लीन में सिर्फ क्या बताया था कि लीन में अगर मैंने बोनस रखा है तो जो समश्योर उस टाइम पे डिसाइड किया गया और बोनस पूरा दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, इफ एन इंडिविजुअल ज्यादा सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड ज्यादा गंदे रिस्क ज्यादा सेलेक्ट कर रही है, गंदे रिस्क ज्यादा सेलेक्ट कर रही है स्टैंडर्ड से, तो यानी उसका क्या है, बहुत ही गंदा सिलेक्शन है, एडवर्ड सिलेक्शन है उसका, गंदा सिलेक्शन कर रही है यार वो। आगे बढ़ते हैं। प्रतीक, प्रतीक क्या है, प्रतीक को एक अस्थमा पेशेंट है जो कि सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इनमें से कौन से रिस्क में है, ऑक्यूपेशनल रिस्क है कि गलत जगह पे काम कर रहे हैं सीमेंट फैक्ट्री में अस्थमा होते हुए भी। Which of the following cases will extra premium will be charged by insurance company temporary basis में, यानी शुरू में एक्स्ट्रा प्रीमियम ले रहे हैं हम आपसे, टाइम के साथ कम कर देंगे, यानी डिक्रीजिंग रिस्क, डिक्रीजिंग रिस्क। Which of the following risk can be insured at the standard premium, स्टैंडर्ड प्रीमियम रेट पे स्टैंडर्ड रिस्क को कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म होता है।
अपन ने खत्म कर दिया फर्स्ट वाला। अब अपन इसी तरह से सेकंड चैप्टर खत्म कर रहे हैं, और इस पूरे टॉपिक को अपन बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे यार, ये इससे ज्यादा ये डिजर्व करता भी नहीं है। शुरू करते हैं। देखो जजमेंट मेथड और ये न्यूमेरिकल मेथड, देखो बेसिक क्या होता है, अंडरराइटर के पास कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए ना कि भाई ये पॉलिसी किस में आ रहा है, क्या है इसका, हाई है नॉर्मल है क्या है। तो देखो जजमेंट मेथड कहानी की जैसे सुनते जाओ चुपचाप। जजमेंट मेथड में क्या होता है बेसिकली कि हाँ भाई अंडरराइटर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जजमेंट देते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई ये बंदा सही दिख रहा है, हाँ देखने में ठीक लग रहा है, हत्या कटा लग रहा है, चलो दे दो उसको पॉलिसी, ठीक है। तो भाई इसमें नुकसान क्या होता है कि एक अंडरराइटर बोल रहा है कि हाँ ये सही है, दूसरा अंडरराइटर बोलेगा कि नहीं यार मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, मिक्स ओपिनियन रहता है, ठीक है। अंडरराइटर तो जजमेंट मेथड में क्या होता है, अंडरराइटर खुद अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, अंडरराइटर अपने एक्सपीरियंस खुद अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसीजन देता है, पॉलिसी लेना है या रिजेक्ट करना है वो उसके अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताता है। तो ये इसमें इस मेथड में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा थी नहीं, तो इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया नहीं जाता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट तो क्या है, हाँ दो बड़े के टॉपिक आ रहे हैं। न्यूमेरिकल रीडिंग, देखो न्यूमेरिकल रीडिंग में क्या होता है यार भाइयों, देखो अपन ने क्या किया, सब रिस्क को ना न्यूमेरिकल वे में डिसाइड कर दिया कि हाँ भाई अब सबको पॉइंट सिस्टम पे डिसाइड कर देते हैं कि हाँ अगर कोई बीमारी बीमारी है तो उसको अच्छा मानेंगे, या नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं माइनस पॉइंट दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कैसे समझने की कोशिश करनी। हर चीज को न्यूमेरिकल बेसिस पे डिवाइड कर दिया। देखो क्या किया अपन ने बोला यार देखो अगर कोई हेल्दी बंदा है उसको तो उसको बोल दिया 100 पॉइंट्स। अगर वो स्मोक करता है पॉजिटिव में 30, डायबिटीज भी है पॉजिटिव में 25, पर अगर नॉन ड्रिंकर है -10। तो इस बेसिस पे अब मैं रिस्क कैसे निकाल रहा हूँ, एज मैंने एज स्टैंडर्ड लाइफ की मानी है, स्टैंडर्ड लाइफ की मेरी एज है 100, ठीक है 100 साल का मानता हूँ मैं। तो अब इस हिसाब से अगर आगे बढ़ रहा हूँ तो 145 आया। अब अपन ने पैरामीटर बना रखे कि 100 से 100 तक है तो स्टैंडर्ड लाइफ है, 100 के ऊपर जा रहा है यानी सब स्टैंडर्ड में जा रहा है, और उसके भी ऊपर जा रहा है तो हाई रिस्क में जा रहा है। तो देखो अच्छा अब आप एक चीज पूछोगे यार कि यार स्मोक कर रहे हैं तो यार पॉजिटिव क्यों दे रहे हैं अंडर, आप इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से सोचो एक बार कि अगर कोई बंदा सिगरेट पी रहा है तो मेरे लिए फायदेमंद है ना, तो मुझे मेरे को एक्स्ट्रा प्रीमियम देगा। अगर कोई बंदा डायबिटिक है तो मेरे लिए, मैं अगर इंश्योरेंस कंपनी हूँ तो मेरे लिए फायदेमंद है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर वो स्मोक कर रहा है तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है, और पी डायबिटीज है तो और अच्छा है बढ़िया। तो भाई क्यों, क्योंकि और रिस्क बढ़ रहा है मेरा, नंबर रिस्क ज्यादा बढ़ रहा है, मेरा रिस्क ज्यादा बढ़ रहा है मतलब मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए इसको पॉजिटिव में रखेंगे। तो कहने की बात, अगर अनफेवरेबल सिचुएशन होती है तो अपन इसको किस में रखते हैं, अनफेवरेबल, तो उसको अपन पॉजिटिव वाली चीजों के अंदर रखेंगे, जैसे डायबिटीज हो गया, स्मोकिंग हो गया, ठीक है, क्रेडिट वाले के अंदर, ठीक है। और फेवरेबल अगर होता है यानी भाई सही है, बीएमआई भाई है बढ़िया है, वेट भी मैनेज कर रखा है, सब कुछ अच्छा है, तो उसको नेगेटिव यानी डेबिट के अंदर रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसका सिस्टम फेवरेबल है, यानी फेवरेबल फेवरेबल का मतलब कैसे कि हाँ भाई हेल्थ अच्छी है, कोई बुरी आदत नहीं है तो उसको नेगेटिव में रखेंगे। और अगर अनफेवरेबल है, बीमार पड़ा है, गंदी आदत है, रात भर जगा रहता है, रिस्क की जॉब है, तो उसको क्रेडिट यानी पॉजिटिव रखेंगे। क्यों, क्योंकि एज एन इंश्योरेंस कंपनी मुझे फायदा होगा इससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो मैंने बताया था लाइफ की स्टैंडर्ड वैल्यू 100 हो गई है, 100 मानते हैं। अच्छा क्या क्या फैक्टर्स रखे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है पर्सनल, कि आपकी एज क्या है, आपकी जेंडर क्या है, हाइट वेट ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, ठीक है। फिर मेडिकल में देख लेंगे बीमार है क्या, लाइफ स्टाइल चेक कर लेंगे कि स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग करता है या नहीं करता, इन्वायरमेंटल कहाँ पे जॉब करता है, कहाँ कहाँ रहता है, पहाड़ों वहाड़ों में तो नहीं रहता, इस तरह से, ठीक है। ईएमआर, ईएमआर में क्या होता है, एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी रेट, कि मतलब अगर मान लो किसी को बीमारी है तो जो आप मतलब बीमारी है तो मरने के चांसेस ज्यादा है, मोर्टेलिटी, ठीक है, बीमारी है तो मरने के चांसेस ज्यादा है, तो ईएमआर ऐड हो जाता है कि आपको 100 रुपए तो है ही, प्लस जो बीमारी है उसके 15 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे आपके, इस तरह से। तो अब ये जो सारे कंडीशंस देखे कि हाँ भाई बेस अपन ने स्टैंडर्ड लाइफ के 100 माना है, फिर क्रेडिट, क्रेडिट में क्या रखेंगे अपन, सारी बीमारियां, ठीक है। और डेबिट में क्या रखेंगे अपन, डेबिट में सारी नेगेटिव, डेबिट डेबिट में अच्छी चीजें यानी गुड हैबिट्स। उसके बेसिस पे अपन ये निकालते हैं कि अगर 100 के आसपास आता है स्कोर तो स्टैंडर्ड है, 100 से बहुत ज्यादा, मच मोर ज्यादा आता है तो स्टैंडर्ड है, और सब स्टैंडर्ड है, और बहुत ही ज्यादा 150 बार कर रहा है भाई हमारा तो प्रपोजल रिजेक्ट करो भाई। एग्जाम्पल आपको बता दिया मैंने। अच्छा कंबाइंड इफेक्ट का क्या मतलब होता है यार, कंबाइंड इफेक्ट का मतलब होता है, देखो जरूरी नहीं है कि अगर आपको दो बीमारी है, जैसे मान लो अगर आपको क्या बोलते हैं डायबिटीज है और क्या बोलते हैं बीपी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वन अपन इसको 20 + 20 ही मानेंगे। बहुत हाई चांसेस है कि डायबिटीज और शुगर मिलके नई बीमारी यानी अटैक दे दे,
तो ये कहना चाहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा बुरे फैक्टर्स आपके साथ है तो उसको हमेशा ऐड ही नहीं किया जाता, जरूरी नहीं है हमेशा उसको ऐड किया जाएगा। कभी कभी कंबाइंड रिस्क बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है, डायबिटीज और बीपी कंबाइंड रिस्क बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है, 1+1 3 भी हो सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ सकता है कि दो ऐसी बीमारियां हैं मुझे जिसकी वजह से एक तीसरी बड़ी बीमारी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ देते हैं। तो जजमेंट मैटर एक बार फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज रिवीजन हो जाता है अपना। जजमेंट भाई अंडरराइटर अपने हिसाब से देखते हैं, न्यूमेरिकल मेथड हर रिस्क को पॉइंट्स के बेसिस पर डिवाइड कर दिया। स्टैंडर्ड रिस्क सबसे बढ़िया नॉर्मल रिस्क है, सब स्टैंडर्ड रिस्की पर्सन है, ईएमआर एक्स्ट्रा मॉर्टेलिटी जान मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा लगा जाता है। क्रेडिट पॉइंट में अगर बैड पॉइंट्स यानी बैड फैक्टर यानी स्मोकिंग वगैरह ये तो पॉइंट्स को ऐड कर दो। डेबिट पॉइंट अगर गंदे फैक्टर है जैसे भाई वो गंदे मतलब गुड फैक्टर है जैसे कि भाई वो अच्छे सुबह जल्दी उठता है ये करता है तो उसको हटा दो। कंबाइंड इफेक्ट दो से ज्यादा मिलके क्या बोलते हैं और ज्यादा बीमारी बड़ी बीमारी भी कर सकते हैं। अच्छा डेटिंग बैक क्या होता है यार, डेटिंग बैक का मतलब बहुत शॉर्ट में समझ लो क्या होता है। मतलब देखो, मान लो मेरा मेरा बर्थडे आता है 29 तारीख को, 29 को, ठीक है। मैं पॉलिसी लेने गया फर्स्ट को, तब मैं गया मैंने बोला भैया दे दो। अब अभी जैसे मेरी एज 30 साल है ना, उस टाइम पे मेरी एज हो गई 31 साल। अब वो बंदा अब क्यों बोले कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है ना एज के बेसिस पे आपको पैसा प्रीमियम काटती है। तो बोले कि यार अगर आप 30 के होते ना तो हम आपको प्रीमियम कम देना पड़ता। तो मैं बोलूंगा यार भाई मेरा पुराने डेट पे ले लो यार, ये जो पॉलिसी आप मुझे दे रहे हो ये ऐसा कर सकते हैं कि यार 29 की जगह मैं अभी 1 तारीख की जगह मैं 28 तारीख का कर दूं, 3 दिन पहले की डेट पे मुझे पॉलिसी मिल जाएगी क्या? तो बोलेगा हाँ ले लो यार, क्यों, इंश्योरेंस कंपनी को भी। तो ये जो एज एन इंडिविजुअल मुझे जो फायदा हो रहा है इसको बोलते हैं बैक डेटिंग। क्या किया मैंने कि भाई आज की डेट में मुझे जो मिलनी चाहिए थी उससे उस पे ना लेते हुए 1-2 दिन पहले या हफ्ते भर पहले का ले लिया, ताकि मेरा एज अगर चेंज हो रही है उस टाइम ड्यूरेशन पे तो उसकी वजह से मुझे ज्यादा प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं कि एज के हिसाब से प्रीमियम निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं जितनी कम एज होगी उतना ज्यादा पैसा प्रीमियम कम देना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये भी नहीं है एक पॉलिसी अगर बैक डेटिंग हो रही है सिर्फ सेम फाइनेंशियल ईयर 1 साल के अंदर अंदर उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर करना है विद इन 1 ईयर। ऐसा नहीं है कि अगर आप आज 2025 में बैठे हो और आप बोल रहे हो यार एज के हिसाब से होता है ना, तो आज अगर मैं 30 का हो रहा हूँ तो आप एक काम करो ना, मेरी आप जब मैं 15 साल का हूँ उसके ले लो, ऐसा नहीं चलेगा। जिस साल में आप ले रहे हो उसी सेम फाइनेंशियल ईयर में विद इन दैट ईयर। ठीक है। अच्छा लीन हमेशा अभी आपको मैं अभी थोड़ी सी देर पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लीन एक लिमिटेड टाइम के लिए लगाया जाता है कि हाँ भाई अगर आपको डायबिटीज है तो शुरू में 30 लाख रुपए मिलेंगे, आपको 1 करोड़ का पॉलिसी लिया जैसे है ना, 1 साल अगर पहले साल में मर गए तो आपको 30 लाख, दूसरे साल में मर गए तो आपको 50 लाख, इस हिसाब से कि फ्यूचर। ठीक है, कि अभी आपको जब आपको लग रहा है कि अभी रिस्क ज्यादा है पर फ्यूचर में कम हो सकता है, उस व्यवस्था को लीन। ठीक है, तो पहले साल में मर गए तो 30 लाख, दूसरे साल तक जिंदा रह गए तो 50 लाख, आपको तीसरे साल तक अगर आप मरते हो तो आपको तब आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आती आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज, सीधे एमसीक्यूज पकड़ो और खत्म करो इस चैप्टर को, 2 पढ़े का टॉपिक था। देखो क्या कह रहा है भाई, among the which one will be standard life, which one will be considered standard life इंडिविजुअल, जिसके अंदर सबसे मिनिमम क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी रेट होगा वो सबसे बढ़िया होगा। कि हाँ भाई इंडिविजुअल है जिसमें एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी ईएमआर बोला जाता है, मोर्टेलिटी देखो वर्डों पे खेलेंगे ये साले, एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी मिनिमम वो बढ़िया। न्यूमेरिकल सिस्टम के अंदर अनफेवरेबल को क्या बोला जाता है, अनफेवरेबल है खराब है तो उसको जोड़ दो, और फेवरेबल है तो उसको घटा दो। ये भी अब अपन कम से कम 3 बार समझा चुका हूँ। तो अगर अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल मतलब स्मोकिंग वगैरह जो है तो उसको अपन ऐड कर देंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को तो फायदा हो रहा है ना, उस हिसाब से अगर मैं मेथड बनाऊं तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लीन को मैंने क्या बोल सकते हैं कि भाई शुरू में आपको कम दे रहे हैं, शुरू में कम दे रहे हैं, बाद में लेकिन बाद में हम आपको ऐसा अच्छे से देंगे। यानी अपन ऐसा कैसा कर सकते हैं कि वो रिस्क जो फ्यूचर में कम होंगे, ये मतलब अगर अभी मान लो टीबी है, हो सकता है फ्यूचर में कम हो जाए, तो वो रिस्क लीन एक लिमिटेड टाइम पीरियड पे लगाया जाता है जिसमें अपन ये बोलते हैं कि हाँ भाई अभी हम आपको कम दे रहे हैं, भविष्य में वो बीमारी कम हो जाएगी, भविष्य में वो बीमारी कम हो जाएगी, डिक्रीज मोर्टेलिटी रिस्क इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन द फ्यूचर। टीबी अभी आपको टीबी है, ठीक है, तो हम आपको 1 करोड़ का आप मांग रहे हो तो हम आपको 40 लाख का देंगे, पर हम आपको बाद में पैसा बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि वो बीमारी जो टीबी है वो उसके मरने की दर फ्यूचर में कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो एक कमल झा है, इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने लिया एक सेकंड ना, हाँ, इन्होंने एक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ, पर अगले दिन एक्सीडेंट हो गया बंदे का ऑफिस जाते टाइम, और वो सरवाइव कर गया उस एक्सीडेंट को, पर एक टांग टूट गई है। तो कितना पैसा मिलेगा? चवन्नी भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसने ले रखे लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एक्स्ट्रा लिया ना, लाइफ इंश्योरेंस अगर यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर
तो क्यों? क्योंकि उसने सिंस वो सरवाइव कर गया इसलिए उसको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इन क्रिटिकल इलनेस राइडर बेनिफिट कब दिया जाता है? जब बीमारी का पता चल जाता है, डायग्नोसिस ऑफ द इलनेस, बीमारी का पता चल जाएगा तो तब बेनिफिट दिया जाएगा। कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी कैसे बताती है कि हाँ भाई हमारा आपका जो प्रपोजल है हमने एक्सेप्ट कर लिया है एफपीआर बेस्ड के, फर्स्ट प्रीमियम रिपोर्ट को बेस्ड के, ठीक है। इनमें से कौन से, अगर अपन न्यूमेरिकल मेथड कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पर्सनल फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल फैक्टर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर उठाते हैं।